गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय चालू करेंगे जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की भांति ही व्यवहार करता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता था। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं को क्या है, उस तल से बद्ध चुंबकीय विद्युत फ्लक्स कहते थे, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित यहाँ पे क्या, ये चुंबकीय फ्लक्स लिखा है, वह विद्युत के जब आवेश पड़ रहे थे तो क्या होता था, विद्युत क्षेत्र होता था। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या है, विद्युत फ्लक्स कहते थे। उसे क्या है, हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम चुंबक का केस लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल ऊर्ध्वाधर बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और इस सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है, जबकि क्या होता है, एम के एस पद्धति में इसे क्या है, वेबर से प्रदर्शित करते हैं। और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। यहाँ देखिए चित्र में, यह एक तल है, एक तल है ना। तो इसके ऊर्ध्वाधर इस तल के लंबवत जो बल रेखाएं, ये क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये जो बल रेखाएं निकल रही वो क्या है, इस तल की क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक, और यदि यह क्या है, तल से थीटा कोण बनाए, है ना, बी के तो इसके लिए अलग फॉर्मूला आ जाता है कॉस थीटा का। ठीक, तो देखिए ये सब तो पता है हम लोग को, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है। इसका हम लोग कई बार प्रयोग भी किए हैं। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने का सूत्र होता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। तो वेक्टर को जब हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। यदि यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी तल के साथ थीटा कोण बनाए अर्थात जैसा चित्र बी में बताया गया है, थीटा कोण बना रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है, या डायरेक्ट इसको फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम कब होता है, न्यूनतम कब होता है। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1 होगा, तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वह क्या होगा, अधिकतम होगा। और जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 0 होगा, तो चुंबकीय जो फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है ना। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। इससे पहले देखिए, यह क्या है, यह परिवर्ती भी हो सकता है चुंबकीय फ्लक्स, है ना। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध फ्लक्स में बताया गया है कि जब जो अलग अलग चुंबकीय फ्लक्स होते हैं वह सत्यापित कब होते हैं, जब जो तल होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह एक समान होता है। और अगर एक समान नहीं है तो क्या है, हम उसे अलग अलग भागों में क्या है, विभाजित कर देते हैं और मान लेते हैं कि प्रत्येक जो सूक्ष्म अवयव है उसका जो अलग अलग जो भाग है, सभी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है ना। जैसे कि हम लोग फेरोमैग्नेटिक में डोमेन के केस में लिए थे, है ना। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन लिए थे और प्रत्येक डोमेन में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या थी, एक अलग अलग थी, है ना। अलग अलग डोमेन बना लिए थे और सभी डोमेन में जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा क्या थी, डोमेन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण, सभी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी दिशा एक थी, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण एक था, लेकिन सभी अलग अलग डोमेन का
दिशा क्या था, अलग अलग। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी केस किया गया है। तो इस प्रकार ये फाई इज इक्वल टू समीशन ओवर सरफेस वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी ए, जहाँ पे डी ए क्या है, अलग अलग क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सन 1800, इसका इतिहास जान लेते हैं। सन 1820 में ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस खोज से प्रभावित होकर फैराडे ने सोचा कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। ओस्टेड के प्रयोग को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ओस्टेड ने क्या किया था कि उसने किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया था। तो उसके इस प्रयोग से प्रभावित होकर माइकल फैराडे ने क्या है, सोचा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से भी विद्युत धारा को क्या है, प्रभावित होना चाहिए। उस प्रयोग के लगभग उल्टा इसने सोचा, है ना, विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने एक चुंबक और एक कुंडली के साथ प्रयोग किया और लगभग 11 वर्षों के अथक प्रयास के बाद सन 1831 में उन्होंने ज्ञात किया कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस एक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और यह घटना क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक, समझ में आया क्या है। ओस्टेड के प्रयोग से फैराडे प्रभावित होकर क्या है, एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य गति का आपेक्षिक गति कराया। ठीक, उन्होंने इस प्रयोग को कई बार प्रयोग किया और एक देखिए इसके पीछे बहुत अच्छा इतिहास है। देखिए लगभग 11 वर्षों से उसने इस प्रयोग को दोहराते रहे भाई, लेकिन क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने, जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होता था वह विक्षेप दिखता ही नहीं था, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो देखिए जो चुंबक रखा था वहीं पे उन्होंने मतलब गुस्से में वो गैल्वेनोमीटर को उसने फेंका कि इतना प्रयोग कर रहा हूँ और यह क्या है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फेंका तो उसके जो पास में थे उन्होंने देखा, अरे सर इसमें तो विक्षेप आया है, देखिए बोल के। तो उसने अचानक से एकदम अजीब तरह से इसे प्रयोग, ये एक्सीडेंटली इसकी डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने फेंका, तब जाके यहाँ पे क्या है, आपेक्षिक जुड़ा है, अर्थात गति में हुआ था, तब जाके इसकी खोज हुई थी। गुस्से से उन्होंने क्या है, गैल्वेनोमीटर को फेंक दिया तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। तब क्या है, यहाँ पे जो ये घटना है वो घटित हुई। ठीक, तो सॉरी, गैल्वेनोमीटर नहीं, उसने ये चुंबक को फेंका था, है ना, परिवर्ती गैल्वेनोमीटर जो से कुंडली में लगा हुआ था, कुंडली में जो क्या है विक्षेप बना हुआ था, और गुस्से से उसने क्या है, गैल्वेनोमीटर को नहीं बल्कि चुंबक को फेंका तो क्या है, चुंबक से बद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित हुआ, तब क्या है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ। अगर गैल्वेनोमीटर को फेंकता तो क्या है, वो तो वायर उसमें कनेक्शन लगा हुआ था तो उसको कैसे फेंक सकता था, है ना, इसीलिए उसने गैल्वेनोमीटर के स्थान पर क्या है, चुंबक को फेंका था। ये बुक में दिया गया है, आगे पढ़ेंगे तो आपको इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा।
ठीक। या गूगल से अभी आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कैसे इसकी खोज हुई थी बोल के, बहुत अच्छा है इसका इतिहास है। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, तो जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। कुंडली बंद है कहने का मतलब उस कुंडली के दोनों सिरे क्या है, किसी गैल्वेनोमीटर में या किसी बैटरी में क्या है, जुड़े हुए होते हैं, अर्थात सिरे खुले नहीं हैं, है ना। तो इस स्थिति में क्या है, उसमें विद्युत धारा बहने लगती है और यह जो घटना है, संपूर्ण घटना, वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। तो देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को खोज फैराडे ने कैसे की, इसने किस प्रकार से प्रयोग किया था। देखते हैं फैराडे ने क्या है प्रयोग कैसे किया था। तो पहला प्रयोग देखते हैं। उन्होंने क्या है, तांबे के विद्युत रोधी तार की कुंडली बनाकर उसके दोनों सिरों के मध्य एक धारामापी जोड़ देते हैं। जब एक चुंबक को उसके पास लाते हैं तथा दूर ले जाते हैं तो निम्नानुसार प्रेक्षण हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग देखिए चित्र में ये क्या है, ये तांबे के एक विद्युत रोधी तार को लपेटकर एक कुंडली बनाया गया है जिसके दोनों सिरे को क्या है, एक धारामापी जी से जोड़ दिया गया है और एक दंड चुंबक को क्या है, इस कुंडली के पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं। तो जो होने वाला प्रेक्षण है उसे 1 by 1 यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जब चुंबक के एन ध्रुव को इस कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में जो विक्षेप है वह एक दिशा में होने लगता है। ठीक, चित्र ये देखिए क्या है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप होने लगता है और चुंबक को रोक देने पर इस विक्षेप का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात तो धारामापी में जो कांटा है, सुई है, वह क्या है, अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। ठीक, अब एन ध्रुव को चुंबक से दूर ले जाते हैं जैसे कि स्थिति बी में क्या है, एन ध्रुव को चुंबक से दूर ले जा रहे हैं। एन ध्रुव को क्या है, इस कुंडली से दूर ले जा रहे हैं ना, चुंबक से नहीं, इस कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो धारामापी में विक्षेप पुनः उत्पन्न होता है और इस समय क्या है, जो विक्षेप की जो दिशा है वह क्या है, पहले से विपरीत होती है। विक्षेप की दिशा क्या है, बदल जाती है। जैसा कि चित्र में देखिए, पहले एन ध्रुव को पास लाए तो विक्षेप दिशा इस डायरेक्शन में, अब दूर ले जा रहे हैं एन ध्रुव को, विक्षेप की दिशा उल्टी। और इसे दूर ले जाकर यदि यह विक्षेप एस ध्रुव के साथ भी किया जाए तो भी क्या है, यही प्रयोग होता है, किंतु विक्षेप की दिशा एन ध्रुव को पास लाने और दूर ले जाने पर होने वाले विक्षेप की दिशा के जस्ट विपरीत होता है ना। क्या कहा गया है कि यही प्रयोग हम लोग एस ध्रुव को साथ भी करें, अर्थात एस ध्रुव को पास लाएं या दूर ले जाएं तो यही घटना घटित होती है, किंतु जो विक्षेप की दिशा है वह क्या होती है, उल्टा होती है। और यदि पांचवा देखिए, यदि चुंबक को तेजी से कुंडली के पास लाएं या दूर ले जाएं, पास लाएं और दूर ले जाएं तो क्या होता है, तो विक्षेप अधिक हो जाता है ना। यदि चुंबक को तेजी से कुंडली के पास लाएं और दूर ले जाएं तो जो विक्षेप का मान है वह अधिक होने लगता है। छठवां है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, अर्थात जो ये फेरा किया गया है उसको हम लोग बढ़ा दें तो क्या है, फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या है, विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। जो इस धारामापी में जो विक्षेप है वह क्या है, और ज़्यादा होने लगता है। और चुंबक को स्थिर रखकर, चुंबक को हम लोग क्या है, स्थिर रख लिए और जो धारा कुंडली है उसे हम लोग
चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को उसके पास लाएं या दूर ले जाएं तो भी क्या है, धारामापी में विक्षेप होने लगता है। चुंबक और कुंडली के मध्य क्या है, आपेक्षिक गति होने पर भी धारामापी में विक्षेप होता है। कहा जा रहा है कि चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होने पर भी धारामापी में विक्षेप होता है। यह निष्कर्ष क्या है फैराडे साहब ने निकाला। समझ में आया यहाँ तक? अभी निष्कर्ष में नहीं जाएंगे, ये प्रयोग किया था उसका प्रेक्षण था, है ना। अभी निष्कर्ष नहीं है, ये जो निष्कर्ष ये वाला कह सकते हैं, मतलब कहा गया है कि चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होने पर ही धारामापी में क्या है, विक्षेप हो रहा है। अगर वो गति रुक जाती है तो विक्षेप का मान क्या है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से फैराडे के अलग अलग प्रेक्षण हमें प्राप्त हुए थे। और यदि इसी प्रयोग को उसने एक और क्या है, परिनालिका के केस में भी लिया था। परिनालिका के साथ भी उसने क्या है, एक अलग इसी प्रयोग को क्या है, दोहराया था। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम में पूछे कि फैराडे के प्रयोग को समझाइए तो आप पहला वाला भी प्रयोग समझा सकते हैं और ये परिनालिका वाला भी समझा सकते हैं, है ना। दोनों में से किसी एक को आपको बताना है। तो प्रयोग देखते हैं, दूसरा प्रयोग देखते हैं। चित्र के अनुसार परिनालिका P और S दो कुंडलियां हैं। ये P और S क्या है, दो परिनालिका है, जिसमें क्या है, P को क्या है, प्राइमरी कॉइल और S को क्या है, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, है ना। P अर्थात प्राइमरी प्राथमिक कुंडली और S को क्या है, द्वितीय कुंडली कहते हैं। और P को S के अंदर क्या है, प्रविष्ट कराई जा सकती है। प्रविष्ट कराई अर्थात इसको P को S के अंदर क्या है, हम लोग अंदर में घुसा सकते हैं, ठीक। कुंडली P के दोनों सिरों के मध्य एक सेल E और कुंजी K तथा परिवर्ती प्रतिरोध RH जोड़ देते हैं। देखिए परिनालिका P है ना, मतलब प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य एक सेल E, एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक RH को क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध जिसे कहते हैं को जोड़ा गया है। यह क्या है, प्राथमिक कुंडली कहलाती है। यह जो सेटअप है उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। अब द्वितीय कुंडली S के सिरों को क्या है, एक सिरों का संबंध एक सुग्राही धारामापी G के साथ कर देते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर है? हमने क्या है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों का यहाँ पे वर्णन किया है। अब देखते हैं असली प्रयोग। जब कुंजी K के प्लग को लगाकर प्राथमिक कुंडली P को द्वितीय कुंडली S के अंदर में ले जाते हैं, P को क्या है, S के अंदर लगाते हैं, कुंजी K के प्लग को लगाकर प्राथमिक कुंडली P को द्वितीय कुंडली S के अंदर में क्या है, प्रविष्ट कराते हैं, तो धारामापी G में क्या है, विक्षेप होने लगता है। कुंडली P के स्थिर होने पर क्या है, कुंडली P के स्थिर होने पर इस विक्षेप का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब कुंडली P को क्या है, S से बाहर निकालते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं, तो धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप होने लगता है। जो विक्षेप की दिशा है वह क्या हो जाती है, बदल जाती है। और अब कुंडली P को कुंडली S के अंदर डालते हैं। अब P को स्थिर रखते हैं और S को अंदर डालते हैं, है ना। तो बहने वाली धारा के मान में और R के क्या है, धारा नियंत्रक की सहायता से कुंडली P में जो धारा बह रही है उसके मान में भी क्या है, परिवर्तन करते जाते हैं, है ना। धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो धारामापी में क्या है, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है।
कुंजी के प्लग को लगाते हैं और निकालते हैं तो उस समय भी क्या है, थोड़ा थोड़ा विक्षेप, क्षणिक विक्षेप होने लगता है। तो इन सब प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि, है ना, उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि जब कभी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब कभी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। पहले प्रयोग में जब चुंबक के एन ध्रुव को, ध्यान से सुनिए, पहले प्रयोग में जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, और जब दूर ले जाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। अर्थात दोनों स्थितियों में क्या है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे धारामापी में क्या है, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। किंतु जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर हो जाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। दूसरे प्रयोग में ये क्या है, ये पहला प्रयोग का स्पष्टीकरण। और दूसरे प्रयोग में जब प्राथमिक कुंडली P में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अतः उसे द्वितीयक कुंडली के अंदर ले जाने पर अथवा बाहर निकालने पर द्वितीयक कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उस कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह निष्कर्ष क्या है, फैराडे ने निकाला। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ना कि सीधे विद्युत धारा। विद्युत धारा कब उत्पन्न होगा, यदि जो कुंडली है वह बंद है ना, कुंडली यदि बंद है तब क्या है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा। और यदि कुंडली के सिरे खुले हैं, है ना, अर्थात कुंडली जो है वह खुला परिपथ में है, तो वहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब कुंडली बंद है तो क्या है, उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगा। जैसे धारामापी हम लोग लगा दिए तो वह क्या है, सिरा बंद हो गया, तो सिरा बंद हो गया तो उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रेरित होगा, है ना, विद्युत धारा प्रेरित होगा। तो फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कि भी चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उसमें क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। यह थ्योरी है, इसे आप लोग एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे तो यह क्या है, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसे सभी विद्यार्थी। धन्यवाद।